हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था अवकल समीकरण, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारी एक्सरसाइज 9.5 तक हमने कर लिया था और 9.5 तक में हम पढ़ के रहे थे। हम पढ़ रहे थे इसमें कि अवकल समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें तुम्हें बताया था कि अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए जो तुम्हारे इसमें तरीके हैं वो 3 तरीके के हैं, ठीक है। तो एक 9.4 में पढ़ा था 9.4 में, तो उसमें पढ़ा था हमने कि पृथक्करणीय चर वाले तरीके से पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने 9.5 में पढ़ा था बच्चों जो समघातीय अवकल समीकरण थी, ठीक है, उसका हल करना सीखा था। अब नेक्स्ट बच्चों लास्ट जो 9.6 एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बताया तीन प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो तीसरे वाली और लास्ट एक्सरसाइज बच्चों इसमें 9.6, तो उससे रिलेटेड जो है अवकल समीकरण उसको हम हल करना सीखेंगे। तो उसमें बच्चों जो है वो है रैखिक अवकल समीकरण है, जिसको हम हल करना अब इस वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे बच्चों। तो ये है रैखिक अवकल समीकरण। तो किस टाइप की ये रैखिक अवकल समीकरण होती हैं इसको हम देखेंगे। तो फिर हमारे ये सारे के सारे जैसे हम इसका सॉल्यूशन सीख जाएंगे तो अब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा हमारा। तो देखेंगे बच्चों क्या होता है रैखिक अवकल समीकरण। बहुत आसान है, ठीक है ना, इसको समझना, बस थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रैखिक अवकल समीकरण जो होता है वो ये फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक है ना, के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें p एवं q अचर अथवा केवल x के फलन है, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। प्रथम कोटि का क्यों है ये तो तुम्हें पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें dy/dx है, ठीक है ना, इसलिए कोटि एक ही है इसकी। लेकिन रैखिक अवकल समीकरण के लिए मेन चीज इसमें तुम्हें है इसका रूप तुम्हें देखना है, ठीक है। क्या रूप है देखो ध्यान से। सबसे पहली बात है कि सबसे पहला वाला जो पात है बच्चों वो क्या होना चाहिए, dy/dx होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके साथ कुछ और चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, मतलब ×2 × x/x × y कुछ नहीं है ना, मतलब अकेले dy/dx। मेरी बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना, ठीक है ना। जिसमें क्या होना चाहिए, dy/dx बिल्कुल अकेले होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट ऐसी बना के इक्वेशन नहीं देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हुआ कि एग्जैक्ट ऐसी नहीं बनी होगी तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो तुम्हें ये चीज ही देखना है कि dy/dx बिल्कुल अकेले रहना चाहिए, उसके साथ कुछ भी गुणा या भाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई चीज है मान लो x इसके साथ गुणा में, तो पूरी समीकरण को x से भाग दे दो तो वो हट जाएगा, ठीक है ना। या x भाग में तो पूरी समीकरण को x से गुणा कर दो तब हट जाएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज है प्लस। उसके बाद तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे y होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि ये जो y दिख रहा है y ऊपर है ना, ठीक है। तो यही y, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो ये y यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे dy/dx है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी एक फॉर्म और होती है बच्चों, ठीक है। तो उसकी वजह से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। फॉर्म होती है उल्टी वाली फॉर्म, होता है dy/dx की जगह dx/dy वाले, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं dy/dx वाली बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्या, dy/dx जब रहेगा ना, ठीक है, dy/dx। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चों dy/dx के ही हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं जो तुम्हारे सिलेबस से अभी जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है, तो dx/dy वाला जो चीज है वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दी गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो नॉर्मली उसके क्वेश्चन वैसे भी नहीं थे तुम्हारी एक्सरसाइज में। शायद मुझे लगता है एक क्वेश्चन होगा dx/dy वाला होगा, ऐसे ही उदाहरणों में एक उदाहरण होगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मेनली सारे क्वेश्चन dy/dx वाली फॉर्म के ही हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ जाओ, ठीक है। क्या होता है इसमें dy/dx में अभी मैं वीडियो में जो मेनली समझाऊंगा बच्चों वो तुमको इस फॉर्म को समझाऊंगा और इस पे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो समझाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरा मेन फोकस होगा। बाकी क्या है, बाकी तो इसमें कुछ मतलब एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है। तो बाकी मैं उसका सॉल्यूशन भी तुमको भेज दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं उसके सॉल्यूशन तुम्हें सॉल्व करके
ठीक है ना। डायरेक्ट अगर मैं भेज दूंगा तो वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है बच्चों, इससे भी 6 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ज़्यादा चांस जो 6 नंबर के रहते हैं वो 9.5 एक्सरसाइज से 9.6 से रहते हैं। 9.5 के तुमने देखे थे, बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे ना, ठीक है। लेकिन 9.6 में ऐसा नहीं है, मतलब इस वाली एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है। इसके प्रश्न उसकी अपेक्षा थोड़ा छोटे होते हैं, ठीक है ना। कई सारे तो बहुत ही छोटे होते हैं, तो उस हिसाब से 6 नंबर लेने के लिए काफ़ी छोटे क्वेश्चंस में ही 6 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेना। तो इसको क्या बताया मैंने, dy/dx, ठीक है। ये अकेला होना चाहिए सबसे पहली बात। नेक्स्ट है कि dy/dx, यहाँ पे y दिख रहा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक y होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले देख लेनी कि पहले dy/dx होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। फिर ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक y होना चाहिए, सिंगल y, मतलब वाई स्क्वायर वगैरह ये कुछ ऐसे नहीं चलेगा। y की घात 3 y होना चाहिए, ठीक है ना, y होना चाहिए। अब y के साथ गुणा में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। y के साथ गुणा में वो है p। अब ये p क्या हो सकता है, देखो p एवं q क्या है, या तो अचर हो सकते हैं या केवल x के फलन। तो ध्यान रखना ये p भी और q भी दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, या तो अचर हो सकते हैं या केवल x के फलन। तो यानी कि जो p है ना, ठीक है, तो ये p जो है p और ऐसे ही जो q है, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों चीज़ें, ठीक है। p भी और q भी, ये दोनों के दोनों चीज़ें ये क्या होनी चाहिए, या तो अचर हो जाएं। अचर का मतलब कोई संख्या 5, 6, 7 ऐसा करके कुछ भी, ठीक है ना, अचर हो जाए। या फिर ये क्या हो सकते हैं, x के फलन हो, मतलब x में हो ये। जैसे मान लो ये sin x हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, ये log x हो सकता है, मतलब x में हो सकता है। तो आया समझ में। p और q क्या है, p और q दोनों के दोनों या तो अचर होंगे, दोनों की बात कर रहा हूँ। p और ऐसे नहीं कि p अचर होगा और p और q दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। p और q दोनों के दोनों एक ही चीज़ है। तो p और q दोनों के दोनों या तो क्या होंगे, अचर होंगे, या क्या होंगे, x के फलन होंगे। x ध्यान रखना, इस बार मैंने y नहीं बोला है। जब मैंने बोला था यहाँ पे dy है, ऊपर वाला y है, वो चीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन अब बाकी चीज़ें, मतलब यहाँ पे अकेला आएगा dy/dx, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं इसी पे टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज़, एक तो ये होना चाहिए अकेले dy/dx, दूसरा यहाँ पे अकेले सिंगल y होना चाहिए, ठीक है ना। कोई y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, y का कोई और टर्म होना ही नहीं चाहिए, ना y यहाँ दिखना चाहिए ना y यहाँ दिखना चाहिए, एक सिंगल y यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें साइन y भी आ रहा है, कॉस y आ रहा है, लॉग y आ रहा है, y अब बस केवल और केवल एक सिंगल y होना चाहिए, ठीक है। यहाँ dy/dx होना चाहिए। बाकी जो p और q हैं ये क्या है, ये बच्चों x में होने चाहिए, ठीक है ना। या फिर हो सकता है p भी x में होगा कोई फलन और q भी x में होगा, या ये भी हो सकता है कि x में ना हो तो क्या हो सकते हैं, ये अचर भी हो सकते हैं, या तो अचर हो, ठीक है, मान लो 5y लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यह हो सकता है ये क्या हो, x के फलन हो। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं इसकी कुछ उदाहरण बता देता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये सब अवकल समीकरण है, क्योंकि ये उसी रूप में, सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि शुरू में dy/dx होना चाहिए अकेले, तो वो देखो तीनों में है, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो आगे प्लस करके आएगा उसमें क्या होना चाहिए था, y होना चाहिए था अकेले। तो ध्यान से देखो कि y सब में y है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। नेक्स्ट जो मैंने बताया था, y के साथ जो गुणा में है वो या तो अचर होना चाहिए। तो तुम देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है गुणा में, इसका मतलब क्या होगा, गुणा में 1 होगा ना। जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 है, अचर है, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे q जो बताया था, ये तो p हो गया, p की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और q की वैल्यू कितनी है, साइन x। तो मैंने बोला था ना x का फलन हो सकता है, ठीक है, तो x का फलन है। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे y के गुणन में मैंने बोला था कि क्या होना चाहिए, तो अचर होना चाहिए। ये p हो गया ना, p की वैल्यू 1/x है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/x x का फलन है ना, हो सकता था, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे देखो q की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, वो भी क्या हो सकता था, x का फलन हो सकता था, तो वो भी सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे y के साथ गुणा में कितना है, y के साथ गुणा में 1/x log x। तो 1/x log x भी तो क्या है, x का फलन है, 1/x log x, x ही तो आ रहा है, y तो नहीं आ रहा ना, तो ये भी सही है। और यहाँ पे 1/x है, q की वैल्यू है 1/x, तो ये भी क्या है, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 1/x, यहाँ p की वैल्यू कितनी है, 1/x log x। p का मतलब होता है y के साथ किसकी गुणा हो रखी है, ठीक है।
तो ये भी x में, तो ये सब अवकल समीकरण। तो इस तरीके से बच्चों अवकल समीकरण रहेंगे। फिर से बता देता हूँ, मेन जो ध्यान रखना है dy बटे dx अकेला होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे y भी एक सिंगल y होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद y के साथ गुणा में जो भी है वो या तो x का हो या अचर हो, और इधर भी राइट साइड में भी या तो x का हो या अचर हो। तो ये अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद जो इसकी दूसरी फॉर्म है, जो कि मैंने बताया है कि जो इसका जो दूसरा रूप है वो सिलेबस से वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हटा दिया गया। जो CBSE सिलेबस तो हटाया गया, तो तुम्हारा भी फिलहाल वही मान के चल रहे हैं कि वही सिलेबस हटाया गया है। तो दूसरा रूप पे हम बस थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इस पर हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे फिलहाल। लेकिन अगर हमें आगे ऐसा लगा कि सिलेबस में आ गया तो क्वेश्चन है ही कितने, इसके 2 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो दूसरा रूप हम देख लेते हैं। दूसरे रूप में बच्चों ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। जो दूसरा रूप होता है ना वो होता है dx बटे dy, ठीक है। ठीक उस x की जगह y हो जाता है, y की जगह x हो जाता है, प्लस p, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था जब यहाँ पे y था तो यहाँ पे y आया था ना, इस बार यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू q, ठीक है। तुम देखोगे बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, तो y की जगह x की जगह y हो गया। यहाँ पे भी x की जगह y, मतलब यहाँ पे y होता था ना x हो गया। दूसरा p और q हम जो बोल रहे थे, p तथा q, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, p तथा q क्या है, अचर, क्या बोल रहे थे, अचर बोल रहे थे, या केवल किसके फलन बोल रहे थे, या केवल x के फलन बोल रहे थे ना। अब ये केवल किसके फलन होंगे, केवल y के फलन होंगे। तो आया समझ में, ये वाला ये जो है बच्चों, ये ठीक उसका उल्टा, मतलब x की जगह y और y की जगह x कर दो तो ये दूसरा रूप भी बन जाता है। इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन अब नहीं करने वाले, ठीक है। तो अभी हम दूसरे रूप को फिलहाल छोड़ेंगे, ठीक है। ये दूसरा रूप है, ठीक है। अभी हम सीधा चलेंगे कि जो प्रथम रूप है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रथम रूप हमने पढ़ा था, ये प्रथम रूप है इसका, ठीक है। मैं लिख देता हूँ और इसी पे हम फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो इसका प्रथम रूप है, ठीक है। तो उसी का हम क्या करेंगे, हल कैसे ज्ञात करते हैं उसका मेथड सीखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे प्रथम कोटि के जो रैखिक अवकल समीकरण है, वही जो सबसे ऊपर बताया था dy बटे dx, उसको हल करने के स्टेप्स क्या हैं। तो बच्चों उसको हल करने के बहुत आसान तरीका है उसको हल करने का। उसके कुछ स्टेप हैं, केवल ज़्यादा नहीं है, केवल 3 स्टेप हैं, ठीक है, केवल 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो अवकल समीकरण है उसको इसी रूप में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कभी कभी ये होता है कि अगर पहले से लिखी है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, इस रूप में लिखी हुई है पहले से तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी होता है कि इस रूप में नहीं लिखी होती है, ठीक है। मान लो क्या क्या गलती, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है dy बटे dx के साथ कुछ हो, मान लो गुणा में 2 हो, तो क्या करोगे, पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दो तो 2 हट जाएगा। और क्या गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है ये y वाला जो है वो उस साइड हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y वाले को इस साइड ला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसी रूप में लिखना है तुम्हें सबसे पहला तो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जो सेकेंड स्टेप है वो समाकलन गुणक, ठीक है, समाकलन गुणक तुम्हें लिखना है। ये क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है बच्चों e की घात कितना, p का समाकलन, ठीक है। अभी तुम क्वेश्चन करोगे ना तो ये रट जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। समाकलन गुणक बराबर जो होता है वो कितना होता है, इसको लिखते हैं बच्चों IF ही लिखेंगे इसे बार बार तुम समाकलन गुणक भी लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम अगर IF भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब समाकलन गुणांक तो तुम एक बार स्टार्टिंग में लिखोगे ना, लेकिन जब बाद में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, वहाँ पे IF ही लिखते जाओगे। IF का मतलब है, I का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग, F का मतलब होता है फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये IF। तो IF कितना होता है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया IF कितना होता है, e की घात और किसका समाकलन, p का समाकलन। p क्या होता है, तो y का गुणांक होता है ना, ठीक है ना, y के गुणांक को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं ना। तो e की घात और किसका समाकलन कर लेना, p का। तो बहुत सिंपल है, e की घात और p का समाकलन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे कि अब लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है कि अवकल समीकरण का हल कैसे लिखते हैं, ठीक है। हमने अवकल समीकरण को इस रूप में लिख लिया, अवकल समीकरण का हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल दिया, ठीक है, समाकलन गुणक निकाल दिया। अब उसका हल बच्चों ये होता है, देखो क्या, y, ध्यान से सुनना, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y की गुणा इससे करते हैं जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी निकाला, y इंटू समाकलन गुणक, ठीक है ना। इसको लर्न कर लेना, लर्न फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लर्न करने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है ना। तुम जैसे इसके 4-5 क्वेश्चन भी 7-8 क्वेश्चन जैसे ही तुम इसके करोगे ना, ये याद ही हो जाएगा तुम्हें, ठीक है ना।
तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है तो खुद से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर, ठीक है ना, समाकलन करोगे क्या, q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब तुम देखोगे p और q का क्या यूज हुआ है, बिल्कुल दोनों का यूज हुआ है। p का यूज तो हुआ है जब हमने समाकलन गुणक निकाला था। ठीक है, जब हम समाकलन गुणक निकालेंगे तो e की घात और p का समाकलन कर रहे हैं ना, तो वहां पे p का यूज हो गया। p का यूज कब हुआ, समाकलन गुणक निकालने में। ठीक है ना, उसके बाद बात करें q के यूज की, तो q जब हम अवकल समीकरण का लास्ट में हल लिखते हैं तो वहां पे इस जगह पे q आता है, q की गुणा समाकलन गुणक से होती है। ठीक है, तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, इसका इन दोनों की गुणा करके उसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, प्लस c तो ये कांस्टेंट है ना। मेनली तुम्हें ये दो चीजें याद रखनी कि इधर बिना समाकलन के y की गुणा इससे करते हैं, इधर की साइड समाकलन करते हैं, q की गुणा इससे करते हैं IF। तो बच्चों ये स्टेप्स मेरे ख्याल से जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला ये तुम्हें याद हो जाएगा। बस इस तरीके से इसके आंसर निकलेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो उदाहरण 19 बच्चों हम देखेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया बच्चों, इसके भी इससे पिछले एक्सरसाइज के भी 6 नंबर में आते हैं। ठीक है ना, और ये भी 6 नंबर में आते हैं। जो नंबरों की बात आएगी तो एक बार जरा फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज़ जो ये आता है, जो ना इसमें जो मार्क्स जो आते हैं टोटल, ठीक है ना, इसमें आता है बच्चों जो अभी नए पैटर्न में जो हुआ है। ठीक है, पहले इसमें शायद 4 और 6 10 नंबर का आता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आता है 1 नंबर का, 2 नंबर का और 6 नंबर का, तो ये 9 नंबर का आता है। ठीक है, अब जो ये 6 नंबर का ज़्यादातर जो मैंने नोटिस किया है, जो 6 नंबर वाला है, ये 2 एक्सरसाइज 9.5 और 9.6 से मैंने ये नोटिस किया है, इससे पूछा जाता है। ठीक है ना, ये 2 नंबर वाला जो है ये मैंने नोटिस किया है कि 9.4 से पूछा जाने लगा है, और जो 1 नंबर वाला है, ठीक है, ये वाला जो 9.1 से इससे पूछा जाता है। तो ये मेरा मतलब ये है कि सामान्यता। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ये सामान्यता मैंने ये नोटिस किया। ठीक है, 9.2 9.3 वो ज़्यादातर छोड़ दे रहे हैं। 9.3 तो तुम्हारी सिलेबस इस बार निकाल दी गई, लेकिन उससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक वैसे भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। जब इससे पहले 4 और 6 के होते थे ना, जब तब वो इन 2 एक्सरसाइज से ही आते थे, 4, 5 और 6 से, 4 और 6 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों, तो अब अगर इससे आए ना, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटे हैं और 9.5 वाले क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, समघातीय वाले। ठीक है, तो इसका हम अब यहाँ पे लिखा ना व्यापक हल। तो व्यापक हल बच्चों जो अभी मैंने बताया वो व्यापक ही हल है। और विशिष्ट क्यों वो व्यापक हल क्यों, क्योंकि उसमें सी आ रहा है ना लास्ट में। और जो विशिष्ट हल होता है उसमें क्या होता है, कुछ x और y की वैल्यू दी होती है, तो हम वो c की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वो विशिष्ट हल निकल जाता है। ठीक है ना, तो विशिष्ट हल का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम वो भी कर लेंगे। तो अभी बच्चों हम इसका हल देखते हैं। तो स्टेप हम देखते जाते हैं क्या क्या चीज़ थी। सबसे पहले देखना था कि क्या ये उसी रूप में लिखा है जिस रूप में हमको चाहिए था। तो dy/dx अकेला होना चाहिए था, है यहाँ पे। इसके बाद y होना चाहिए था, y ऐसे नहीं कि उधर चला गया, y यहाँ है, बिल्कुल है। ठीक है ना, और उसके बाद जो अगला वाला टर्म है वो दूसरी साइड होना चाहिए था, तो वो भी है। ठीक है ना, बिल्कुल सही रूप में है ये। तो अब हम इसकी तुलना किससे कर देंगे। ठीक है, तो dy/dx हम जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ा था, py = q से इसकी तुलना करने पर। ऐसा करने से हमें p और q मिलेंगे ना। ठीक है, तो उस रूप में पहले लिखना भी है, तो उस रूप में पहले से लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले p की वैल्यू, p क्या होता है, y का गुणांक ना। y का गुणांक कितना है यहाँ पे, -1 ही तो है। ठीक है ना, तो p की वैल्यू कितनी है, -1। नेक्स्ट है q किसे कहते हैं, जो इधर की साइड रहता है, तो q क्या है, cos x है। ठीक है, तो p और q निकल गया। इसके बाद जो हमने इससे तुलना कर ली, p और q निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि पढ़ा था, हम क्या निकालेंगे, समाकलन गुणक। ठीक है ना, जिसे कि हम बोलते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, IF। तो बच्चों क्या बताया मैंने, IF कैसे निकालते हैं, e की घात हम क्या करते हैं, किसका समाकलन करते हैं, p का समाकलन कर देते हैं। ठीक है ना, p का। ठीक है, तो e की घात p का समाकलन, p कितना बच्चों, -1। तो जैसा कि तुम्हें पता है -1, तो -1 तो क्योंकि अचर है वो बाहर आ जाएगा, खाली एक तरीके से 1 का ही समाकलन होगा, तो वो कितना होगा, x होगा ना बच्चों। ठीक है ना, 1 का तुम्हें पता ही x होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा, e की घात
माइनस एक्स, ठीक है। -1 का समाकलन करना तो तुम्हें आता ही है, तो e की घात माइनस एक्स ये आ गया। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर था IF की वैल्यू हमने निकाल दी है, ठीक है। अब हम सीधा क्या करेंगे बच्चों, बस अब इसका हल लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि अवकल समीकरण का हल। तो क्या बताया था मैंने, याद करो, अभी याद हुआ, y गुणा IF, ठीक है ना, y गुणा IF, और क्या लिखा था q गुणा IF, और इसका क्या बोला था समाकलन, q गुणा IF इसका समाकलन प्लस सी ना भी लिखो तो वो तो हम जब समाकलन करते हैं तब आ ही जाता है ना, इतना भी लिख दो तो चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लिख ही लेते हैं जब हमने फॉर्मूले में लिखा, ठीक है ना। और तुम नहीं भी लिखोगे ना तो भी तुम बाद में लिखोगे फिर, ठीक है ना। और सुन लो ध्यान से, अगर तुमने पहले ही सी लिख दिया ना तो जब इसका समाकलन करोगे तब मत लिख लेना, ऐसे नहीं कि तब एक और सी लिखे जा रहे हो, ठीक है। अगर हमने यहाँ, क्योंकि हमने जब इसका स्टेप्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने प्लस सी देख लिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम अगर बिना इसके करते हो सी के, तो इसके समाकलन करने के बाद सी लिख देना, और अगर तुमने सी पहले से लिख दिया तो फिर बाद में सी मत लिखना, बस ये बात है, ठीक है। तो सी में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, रखते हैं, ठीक है। y तो y रहेगा, IF की वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे, तो IF की वैल्यू कितनी है, e की घात माइनस एक्स, यही इसका हल आने जा रहा है, ठीक है ना। तुम्हें पता है इसमें क्या चीज़ दिक्कत हमें आने वाली है, दिक्कत तुम्हें साफ दिख रही होगी कि इधर तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, इधर की साइड दिख रहा है समाकलन, तो ये समाकलन करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमारे पास दो काम करने के लिए होते हैं, एक तो ये वाला समाकलन, ये तो थोड़ा छोटा सा रहता है, और एक ये वाला समाकलन, ये थोड़ा बड़ा होने के चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों ये समाकलन उतने बड़े नहीं हैं जितने की उसमें थे पिछले वाले चैप्टर, पिछले वाले एक्सरसाइज में। तो देखते हैं क्यों, कुछ थोड़ा सा बड़े हो भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में छोटे ही हैं, ठीक है। कुछ बड़े हो सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू रख दो बच्चों, कितना हो जाएगा cos x, ठीक है ना। IF की वैल्यू कितनी है, e की घात माइनस एक्स dx प्लस सी। तो बच्चों तुम्हें याद आ रहा है कि ये किस मेथड से हमें इसका समाकलन ज्ञात करना चाहिए, याद करो जरा, ठीक है। पहले अगर तुम्हें खुद से याद आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो खुद से अगर याद आ गया होगा तो किससे था ये था बच्चों, कौन सा वाला मेथड था, तो ये है बच्चों खंड सा समाकलन, ठीक है ना। तो याद आ गया होगा खंड सा समाकलन, जिसमें कि क्या करते थे, एक को फर्स्ट फंक्शन मानते थे, जिसमें सेकंड तो गुणा वाला रूल होता था, समाकलन में गुणा वाला रूल जैसे कि अवकलन में होता है। तो बच्चों इसमें क्या करते थे, एक मैंने रूल बताया था आइलेट का, याद होगा अगर तो, ठीक है ना। इसमें एक रूल लगता था ना आइलेट का, तो वो रूल लगाएंगे। लेकिन अगर तुमको एक चीज़ और याद हो, ठीक है, एक चीज़ और याद हो, तो वो क्या चीज़ कि e की घात x वाले क्वेश्चन में एक दिक्कत आती थी बच्चों, e की पावर जो x वाले क्वेश्चन थे उसमें एक परेशानी होती थी थोड़ी सी, कि वो वाले क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे हो नहीं पाते थे, उसको आई मान के करते थे, ये थोड़ी सी दिक्कत होती। तो इस वजह से बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ये नहीं हो पाएगा। याद करो जरा, e की घात x जो गुणा में रहते थे, तो वो वाले क्वेश्चन हम करते थे तो आई मान के करने पड़ते थे, क्योंकि i प्लस आई फिर 2i हो जाता था, कुछ इस तरीके से होता था लास्ट में। तो इस वजह से इसका समाकलन ऐसे कर पाना मुश्किल है। मतलब हम मतलब ये करना चाहते हैं कि सीधा इसमें खंडसा का रूल लगाएं, इसे आगे करते रहें तो सॉल्व हो पाएगा, नहीं, ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसको ना जो ये चीज़ है इसको, ठीक है ना, इसको ऐसा करते हैं आई मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं आई, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो बाद में क्या करेंगे हम, आई की वैल्यू पहले तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बाद में आई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए आई मान लेते हैं और लास्ट में हम आई की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो पाएगा ना ये क्वेश्चन। तो हम ऐसा कर लेते हैं, आई को अब अलग से निकालते हैं, ठीक है। आई कितना है, cos x गुणा e की घात माइनस एक्स dx, ठीक है। ऐसा हमने, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें इसको अलग से आई मान के ये हो पाएगा इसका सॉल्यूशन, नहीं तो हम डायरेक्ट ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको करते हैं बच्चे। तो एक आइलेट का रूल तुम्हें बताया था, ठीक है। तो आइलेट का अगर रूल अगर हम देखें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और ई वाला, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल। तो देख लो ट्रिग्नोमेट्री, पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है फिर ई वाला आता है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तुम्हें खंडसा समाकलन का मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। तो क्या होता था उसमें, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का समाकलन, ठीक है ना, अब प्लस माइनस होता था
फर्स्ट फंक्शन का क्या होता था बच्चों, पहले फलन का क्या होता था, अवकलन होता था, ठीक है ना, और दूसरे वाले फलन का क्या होता था, फिर से यहाँ पे समाकलन होता था, और इस पूरे का भी क्या होता था, समाकलन। तो अगर तुमने क्वेश्चन अच्छे से बच्चों वो किए होंगे तो जरूर तुम्हें ये लर्न हो गया होगा, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, cos x इंटू ई की घात माइनस एक्स का समाकलन कितना होगा, ई की घात माइनस एक्स ही होगा, लेकिन माइनस एक्स का अवकलन करेंगे -1 आएगा बट्टे में, ठीक है। तो कुल मिला के उस बट्टे को मैं यहाँ पे माइनस तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही cos x का बच्चों देखें तो cos x का कितना हो जाएगा, अवकलन कर रहे हैं ध्यान रखना, cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स ना, ठीक है ना। और ई की घात माइनस एक्स का समाकलन तो कितना होगा, ई की घात माइनस एक्स और साथ में क्या आएगा, माइनस भी आएगा, ठीक है। तो ये dx हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कुल मिला के बाहर माइनस ही रहा, ये भी माइनस है ना, तो इस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और ऐसा करता हूँ ई की घात माइनस एक्स को भी यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ये ज़्यादा सही लग रहा है ना। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, ठीक है, और ये माइनस ही रहेगा, ध्यान रखो। इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, इस पर रूल लगाएंगे ना, इस वाले को क्या मानेंगे, पहला मानेंगे, और इस वाले को कितना मानेंगे, दूसरा मानेंगे। ध्यान रखना माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, वो हटा दिया, लेकिन अब क्योंकि हम इसमें फिर से वो रूल लगाने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बाहर माइनस का चिन्ह ना, हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो पहला फलन, ठीक है, साइन एक्स का अवकलन, ये सब कुछ पहले पढ़ा होगा, सॉरी साइन एक्स क्या लिख देंगे, पहला फलन ऐसे आ जाता है, फिर दूसरे फलन का ई की घात माइनस एक्स का अवकलन समाकलन हो जाता है माइनस, फिर क्या होता है, फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाता है, ठीक है ना, और फिर क्या होता है, ई की घात माइनस एक्स का समाकलन हो जाता है बच्चों, ठीक है। और जो ये पूरा का पूरा आया, इस पूरे का भी क्या जाता है, तो ये तुमने खंडशः समाकलन पढ़ा हुआ होगा अच्छे से, तो ये इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एक चीज़ ध्यान रखना, सी मत लिखने लग जाना कहीं, ठीक है ना, तो सी को छोड़ देना सी तो ऊपर पे है ना, तो कितने सी लिखोगे, ठीक है। तो इधर की साइड चल क्या रहा था बच्चों, आई, इसकी बहुत वैल्यू है, तुम्हें पता है लास्ट में क्या होने वाला है, तो माइनस ई की घात माइनस एक्स कॉस एक्स, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स इंटू इसका कितना हो जाएगा, माइनस ई की घात माइनस एक्स, अभी तो किया था हमें पता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स का समाकलन अवकलन कितना होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, ई की घात माइनस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस ई की घात एक्स होता है ना, तो माइनस हो जाएगा ये, और डी एक्स, ठीक है। अब लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी। तो माइनस ई की घात माइनस एक्स कॉस एक्स, अब मैं साथ साथ में ना ये ब्रैकेट भी खोल देता हूँ, ठीक है ना, ब्रैकेट भी खोल दें। इसका तो अब दोबारा समाकलन होगा नहीं, तुम्हें भी पता है, ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, अगर तुम्हें याद होगा अच्छे से, ऐसे नहीं कि अब तुम फिर समाकलन करने लगे, ठीक है। तुमने एक बार पहले खंडशः समाकलन लगाया, फिर दोबारा लगाया, अब दोबारा नहीं लगाओगे, तीसरी बार नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, अब उसके बाद रिपीट होने लग जाता है। देखो आई की वैल्यू जो थी ना, वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे आई लिखते हैं, तो तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अभी मैं करता हूँ इसे, कितना हो जाएगा माइनस, अब मैं ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ। अब बच्चों ये भी तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ई की घात माइनस एक्स साइन एक्स। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो माइनस है ना, ध्यान से सुनना, ये है माइनस, ये भी है माइनस, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन ये भी तो माइनस है, तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और तो कितना हो जाएगा, ई की घात, ऐसे लिख देते हैं कॉस एक्स ई की घात माइनस एक्स डी एक्स। तो जो हम चाह रहे थे क्या वो हुआ, बिल्कुल हो गया। क्या चाह रहे थे हम कि आई आ जाए, तो देखो ध्यान से, आई कॉस एक्स ई की घात माइनस एक्स डी एक्स, ये आई है ना, तो मैं इसकी जगह अब क्या लिख दूंगा, आई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई, ठीक है ना। और माइनस आई जब इधर जाएगा तो प्लस का 2i हो जाएगा ना, तो तब हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस आई आ गया, माइनस आई में इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2i आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ई की घात माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं ना, तो ऐसा करता हूँ, देखो मैं ई की घात माइनस एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एक्स और यहाँ प्लस साइन एक्स, लेकिन मैं पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ, साइन एक्स, और फिर क्या लिख देता हूँ, कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है।
तो आई की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई, e की घात -x/2 और sin x माइनस cos x। ठीक है, तो हमारा हल आ गया, बिल्कुल हमारा हल भी आ गया। क्या करना है हमने, ये i का मान कहाँ रख देना, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वही तो हमारा आंसर है। ठीक है ना, 1 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 1 थी क्या, y इंटू ई की घात -x इक्वल टू था i प्लस सी। तो i की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, तो i की वैल्यू हम ये रख देते हैं। ठीक है ना, i की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, और क्या करेंगे प्लस सी। तो बस यही हमारा बच्चों व्यापक हल आ गया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इसको थोड़ा बहुत अगर फेरबदल करके या ई की घात -x को तुम इधर ले जाके ऐसे करते हो जैसे बुक में किया है, तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने हालांकि लिख दिया ये, ठीक है ना, बुक की तरह ही लिख दिया, तो अगर ऐसा भी इसका आंसर चल सकता है। मैंने क्या किया, माइनस ई की घात x है ना, ई की घात -x है जो, इसको मैं इधर बटे में ले गया। ठीक है, जब मैं इसके बटे में ले जाऊंगा तो ई की घात -x, ई की घात -x कट गया। ठीक है ना, और इधर इसके बटे में ले गया ई की घात -x, तो ऊपर जाके ई की घात +x बन गया। ठीक है ना, तो बस इतना ही किया है, और इतना भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे इसके क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने देखो तुमको इसमें पूरा ये समझा दिया है कि ये किस तरीके से अवकल समीकरण होती है, कैसे इसका हल करते हैं। तो बच्चों इसके जो कुछ और एग्जांपल्स है मैं डायरेक्ट तुम्हें बुक से थोड़ा सा अभी समझा रहा हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट बुक से ही बता रहा हूँ तुम्हें। तो बुक में अगर हम देखेंगे उदाहरण 20 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब बहुत बार अब इस बार आता है नहीं आता ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत बार आ रखा है। ठीक है ना, और है बहुत छोटा सा। ठीक है ना, 2-3 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अवकल समीकरण है, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हालांकि ये थोड़ा सा मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि थोड़ा सा चेंज होके भी ये क्वेश्चन आ रखा है 1-2 बार। ठीक है, तो वो क्या चेंज होकर आया वो कोई बड़ी बात नहीं। तो अवकल समीकरण है, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अवकल समीकरण ये। ठीक है, तो क्या ये सही फॉर्म है बच्चों? ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें फॉर्म बताई थी ना। ठीक है, तो क्या ये वही रूप है जिस रूप में हमें चाहिए था? ठीक है, मतलब कौन सा रूप था वो, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो सबसे पहले मैंने बताया था उस रूप में होने के लिए, या अगर हम बोलें कि सबसे पहले अगर हमने इसके चरण जो पढ़े थे, स्टेप्स पढ़े थे इसका अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालने के लिए, तो उसमें हमने सबसे पहले जो स्टेप बच्चों पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसको उसी रूप में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन तो मैं उस रूप में मिल गया था, तो बच्चों ध्यान दो, और उसमें भी रूप में हम सबसे पहले देखते हैं क्या dy/dx अकेला है। तो यहाँ पे देखोगे तुम ध्यान से, तो dy/dx अकेला नहीं है, ये है वो, देखो अवकल समीकरण ये लिखी है ना, तो इसमें देखोगे dy/dx के साथ गुणा में क्या है x। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि सीधा बस ये सीधा देखा कि y के साथ जो गुणा में है वो p हो गया, p का मान 2 और q का मान x², और बस क्वेश्चन किया और गलत क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना कि dy/dx के साथ में गुणांक में केवल 1 होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, x को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, x से पूरी समीकरण में हम क्या कर दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो x में भाग देंगे तो x से x यहाँ हट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो यहाँ 2/x आएगा, और x² को x से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बन गया ना ये रूप, ये वो वाला रूप। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, dy/dx इस वाले रूप से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/x, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं ना, समाकलन गुणांक। ठीक है, वो क्या होता है, e की घात किसका समाकलन बोला, p का समाकलन। तो p कितना है 2/x, तो 2/x का समाकलन। तो बच्चों देखेंगे 2/x का समाकलन। ठीक है, तो 2/x का समाकलन कितना होगा, अगर हम देखें कि 2/x का कितना समाकलन होगा, तो बच्चों बहुत आसान है। 2/x का समाकलन मतलब 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो कहाँ लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे। समाकलन किसका करेंगे, 1/x का। 1/x का समाकलन तुम्हें पता ही है कितना होता है, log x होता है। फिलहाल मॉड वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो बिना मॉड के ही तुम इसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो 1/x का समाकलन कितना है, log x, तो log x आ जाएगा। ठीक है, 2 तो बाहर कांस्टेंट आ गया था। ठीक है ना, 1/x का समाकलन 2 log x। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान से समझनी है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, वो क्या, जैसे तुम ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो वर्ग x है,
ठीक है ना। एक्स का स्क्वायर करते थे, उसका वर्गमूल करते थे, तो कुछ ऐसे तुम पढ़ते थे, मतलब एक तरीके से वर्गमूल से ये वर्ग कट जाता था, एक्स आता था ना। या तुम क्या करते थे, मतलब ये बोल सकते थे वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के दुश्मन हो गए एक तरीके से, ठीक है ना, वो आपस में कट गए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोलते थे एक्स का अगर वर्गमूल है और वर्गमूल का वर्ग करें, ठीक है, तो भी ऐसा ही होता था, एक्स आता था। तो बच्चों ऐसा ही कुछ क्या होता है, ई, ठीक है ना, और ई की पावर में अगर क्या कर दें लॉग एक्स आ जाए, ठीक है ना, ई की पावर में लॉग एक्स। और तुम्हें पता है यहाँ पे लॉग एक्स में भी ये क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम ये सारी जगह क्या पढ़ रहे हैं, इसका आधार कितना पढ़ रहे हैं, ई, ये ध्यान रखना, ये ई होना चाहिए, ये भी अगर ई है, ठीक है ना, आधार ई है, क्योंकि इस बुक में तो जो भी हमने क्वेश्चन लिए जिनमें लिखा नहीं है। तो बच्चों क्या होता है जब ये आधार अगर क्या हो ई हो यहाँ पे और यहाँ पे भी ई हो, ठीक है, तो ई और लॉग भी एक दूसरे के एक तरीके से दुश्मनी समझो, ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है ना, ई से लॉग कट जाता है। ऐसे काटना नहीं है तुम्हें, लेकिन इसका आंसर तुम्हें कितना लिखना है, एक्स लिखना है। तो ध्यान रखना कि ई के ठीक ऊपर पे अगर कभी भी लॉग हो तो लॉग से ई हट जाता है और आंसर में केवल ये सामने वाला आता है। लेकिन उसके लिए एक बच्चों खास बात है, ऐसी मैंने और चीज़ें भी बताई थी, मैं एक और चीज़ मुझे ध्यान आई है किसकी, जैसे मान लो tan इनवर्स है और tan है, इसमें भी ऐसा होता था ना, tan इनवर्स के सामने tan आता था तो ये हट जाता था, खाली x आता था ना, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से, लेकिन इसकी भी जैसे यहाँ पे मैंने एक रूल बताया था तुम्हें, ये तभी लागू होता है जब tan इनवर्स के ठीक आगे tan x ही होना चाहिए, यहाँ पे 2, 3, 4 कोई गुणा में नहीं होना चाहिए। तो सेम बच्चों यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी e के घात में अगर 2 log x होगा तब तुम नहीं करोगे, 5 log x होगा, 6 log x होगा या माइनस log x होगा, मतलब e के आगे सीधा log होना चाहिए, तब जाके ई से तुम लॉग को काट दोगे और खाली एक्स लिख दोगे, ठीक है ना। और अगर क्या होगा 2, 3, 4 कुछ होगा तो तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी तरीका है, ठीक है, जैसे हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे। तो उसके लिए तरीका बच्चों ये है, मान लो ऐसे 2 log x है, जैसे किस क्वेश्चन है, तो तुमने रूल पढ़ा है कि ये जो आगे लॉग के होता है ये इसे कहाँ लिख सकते हैं, घात में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ई लॉग एक्स का वर्ग। ये घात में चला गया, घात में क्यों ले गए हम, इसीलिए ले गए घात में ताकि ई के आगे अब 2 हटाना चाह रहे थे, वो हट गया, तो अब इसका आंसर सीधा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये चीज़ बार बार यहाँ पे बहुत जगह पे आएगी, ठीक है, कि ई की पावर में लॉग करके, तो तुम्हें सीधा ई से लॉग को हटा देना और आगे वाला आंसर लिख देना, ठीक है। ये बहुत जगह पे होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है ना आई एफ जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की घात में है, ई की घात और पी डी एक्स है, तो ऐसा होगा, कई बार होगा ऐसा, ठीक है ना। ये केवल इसी क्वेश्चन में नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में होगा। तो ई से लॉग को हटा के और सीधा तुम आंसर लिखोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे क्वेश्चन, मतलब इस वाली प्रश्नावली के क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसमें एक्स की घात में चला जाएगा, तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स हो जाए। अब ई से लॉग हम हटा लेंगे, मैंने बताया था ना, ई की घात अगर लॉग हो तो ये हटा लेते हैं और सामने वाली जो है वही आंसर हमारा आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया, हमने आई एफ निकाल लिया, तो हमारा जो सेकंड स्टेप था वो भी पूरा हो गया, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसका हल लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या था बच्चों इसका हल, डायरेक्ट तीसरा स्टेप यही तो होता था, वाई इंटू आई एफ, ठीक है। तो आई एफ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखते थे बच्चों, क्यू इंटू आई एफ। तो क्यू की वैल्यू अभी हमने देखी थी पीछे, क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्यू की वैल्यू एक्स है, ठीक है ना, अभी हमने देखा था ना क्यू की वैल्यू एक्स आई थी, देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स है ना। तो इस तरीके से हम क्यू की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही है, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। तो क्यू की वैल्यू एक्स है, आई एफ, ठीक है। तो देखो कितने इजीली क्वेश्चन हो गया, एक्स क्यूब का तो समाकलन करना हमें आता है, ये एक्स की घात एक्स क्यूब का समाकलन करना हमें आता है, कितना हो जाएगा, एक्स की घात 4/4, ये गलत लिखा है, ठीक है ना, इसे सही कर लेना, ठीक है। एक्स की घात, बल्कि गलत भी नहीं लिखा है मेरे ख्याल से, इसका समाकलन उन्होंने मतलब शॉर्ट में कर लिया है, तुम इसे थोड़ा सही कर लेना, ठीक है ना। बुक में क्योंकि जब लिखते हैं ना वो एकदम से कई सारे स्टेप खा जाते हैं बीच में, ठीक है। तो क्या चीज़ किया इन्होंने, गलत नहीं है, ठीक है, एक स्टेप खा गए, कौन सा वाला स्टेप, पहले जब इसका समाकलन होगा ना तो वो होगा एक्स की घात 4/4, ऐसे होगा इसका समाकलन, ठीक है। तो एक्स की घात 4/4 होगा, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर उधर बटे में आ गया, तो एक्स की घात 4 से एक्स की घात 2 कटेगा तो फिर एक्स की घात 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये गलत नहीं है, ठीक है ना, ये एक स्टेप बीच का खा गए, ठीक है। इसका समाकलन उन्होंने किया नहीं है, सीधा ही इसको समाकलन भी किया, साथ साथ में इसको बटे में भी ले गए, ठीक है बच्चों।
तो इसका तुम ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से देखोगे कितने इजीली क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, और ये 6 नंबर में भी आ रखा है। ठीक है, अब मैं इसमें बता दूं कि इसमें थोड़ा सा क्या था, इसमें बस ये हुआ था कि ये क्वेश्चन इसमें भी आ रखा है, मतलब विशिष्ट हल निकालने के लिए आया है। तो विशिष्ट हल के लिए बच्चों कुछ नहीं है, विशिष्ट हल के लिए जैसा कि मैंने बताया, विशिष्ट हल मान लो वो दे देंगे कि x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 2 है। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल है, x की वैल्यू यहाँ लास्ट में, यहाँ पे तुम x और y की वैल्यू रख दो, वहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी ना, तो c का मान यहाँ पे रख दो तो विशिष्ट हल भी आ गया। तो बस यही है, कुछ नहीं है विशिष्ट हल में, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। इसके बाद हम बच्चों आगे हम करेंगे। तो उदाहरण 21 को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं, मैंने बोला ना वो dx बटे dy वाला है। ठीक है, तो ऐसे वालों को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, और ऐसे हैं भी नहीं, प्रश्नावली में केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं हम। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 है अवकल समीकरण, इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 0 और x बराबर π/2। तो विशिष्ट हल में तो मैंने बता ही दिया ना, लास्ट में y 0 और x की वैल्यू रखते हैं, c की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले देखते हैं इसका विशिष्ट हल, तो बाद में निकालेंगे, पहले व्यापक हल तो निकालें इसका। ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों ये देखें क्या ये उस रूप में है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये उस रूप में है जिस रूप में हमें चाहिए, dy/dx प्लस py इस वाले रूप में है। तो हम अगर ये देखें बच्चों, थोड़ा सा बच्चों मुझे इसमें थोड़ा कुछ चीज़ लग रही है कि ये दरअसल क्या हो रखा है, जो हिंदी वाली बुक है, जैसा मैंने कितनी बार तुम्हें बता दिया कि ये इंग्लिश वाली जो बुक होती है, मेन बुक वो होती है, और वहाँ से कॉपी करके हिंदी की बुक्स बनाई जाती हैं, तो गड़बड़ी कर देते हैं कई बार। ऐसी बच्चों यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ये इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे जो है dx बटे dy जो लिखा हुआ है गलत है बच्चों। ठीक है ना, dx बटे dy नहीं है, ये dy बटे dx ही है ये। ठीक है, तो इसे सही कर लेना, अगर तुम्हारी बुक में, हिंदी वाली बुक में ऐसा हो रखा है, ये तुम्हारे पास जो भी है मैटर है। ठीक है, तो ये dx बटे dy नहीं है, ये dy बटे dx, इसे सही कर लेना। तो ये इसमें दिखा देता हूँ बच्चों में, इंग्लिश की बुक में और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा इसे सही कर लेना, वो हिंदी वाली में थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी, उन्होंने क्या कर रखा है, इसे dy बटे dx की जगह dx बटे dy कर दिया गलती से। ठीक है ना, और आगे सॉल्यूशन dy बटे dx ही किया है, उसके बाद आगे सब कुछ आगे, उसके बाद उन्होंने बस लिखना यहाँ पे भूल गए, उसके बाद तो उन्होंने क्या किया है, आगे सब ऐसे ही किया है, इसी से तुलना करिए, तो उसको करेक्ट कर लेना, करेक्शन कर लेना। इंग्लिश वाली में तो सही है। ठीक है, तो मैं इसको समझा भी देता हूँ। ठीक है, तुम्हें पता ही इसका विशिष्ट हल निकालना है, और जबकि y की वैल्यू इतनी दी है, x की वैल्यू, तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले काम तो यही करना है ना, हमें इसकी तुलना dy बटे dx इससे करनी है। तो उस रूप में है या नहीं पहले देखना। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, dy बटे dx अकेला होना चाहिए, है बिल्कुल है। उसके बाद नेक्स्ट है cot x y होना चाहिए, यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे y है तो y है, बिल्कुल है। और जो दूसरा वाला पद होता है वो दूसरी तरफ होना चाहिए, वो है, थोड़ा बड़ा है भले ही, 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, लेकिन है ना इधर। ठीक है, और साथ में सब x में ही होने चाहिए ये बाकी चीज़ें। y का केवल एक सिंगल y होना चाहिए, कहीं पे भी मान लो यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे y स्क्वायर आ गया, यहाँ पे cot y आ गया, तो गलत हो जाएगा। फिर y केवल एक यही y दिखना चाहिए, उसके अलावा और कोई y दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, बस यहाँ पे dy बटे dx का y और एक यहाँ वाला y। ठीक है, तो सही है। तो अब हम इससे तुलना करेंगे, तो y का गुणांक जो है cot x, वो तो p हो जाएगा, p का मान cot x, और जो ये इधर की साइड वाली चीज़ है पूरी की पूरी 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके बाद बच्चों के निकालेंगे if। तो if क्या बताया था, e की घात और किसका समाकलन, p का समाकलन, p कितना है cot x, तो cot x का समाकलन बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो समाकलन वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, कि cot x का, cosec x का, sin x का, इसका इस तरीके साइन और cos के तो हमने शुरू में ही पढ़ लिए थे, लेकिन जो बाकी थे tan का, cot का, sec का और cosec, ये चार हमने बाद में पढ़े थे फॉर्मूले। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला cot x का पढ़ा था, log sin x पढ़ा था, log mod sin x पढ़ा था। mod यहाँ फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है ना, तो log sin x तुम कर लोगे, तो cot x का कितना है, log sin x, ये समाकलन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, जो मैंने रूल बताया तुम ई से लॉग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो खाली साइन एक्स आ जाएगा। तो आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, साइन एक्स। अब इसका सॉल्यूशन देख लो कितना हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स मतलब y इंटू आई एफ, और यहाँ पे क्या था q गुणा आई एफ, तो आई एफ तो साइन एक्स है, q की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब इसका समाकलन कैसे करेंगे बस वो थोड़ा सा देखेंगे। तो बच्चों इसका समाकलन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है,
एक मिनट, देखो ध्यान से क्या करना है, साइन एक्स की पहले अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x और साइन एक्स की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 2x साइन एक्स हो जाएगा ना, 2x साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है, इसकी भी गुणा साइन एक्स होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। पहले साइन एक्स की गुणा इससे होगी तो एक तो ये आ जाएगा 2x साइन एक्स, ठीक है, प्लस फिर एक्स स्क्वायर कॉट एक्स की गुणा साइन एक्स होगी, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ में हम क्या करेंगे, कॉट एक्स को लिख देंगे कॉस बटे साइन, तो जब हम कॉस बटे साइन लिखेंगे तो साइन से साइन ये कट जाएगा, तो खाली कितना बच जाएगा, ये कॉस। तो कुल मिला के हमारे पास फाइनली आया क्या, हमारे पास आया 2x साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा कॉस एक्स, ये आ गया हमारे पास। तो जैसे बच्चों मैंने अभी तुम्हें समझाया था, तो इस तरीके से ये 2x साइन एक्स आ गया और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ गया। ये कैसे आया, ये एक तो साइन एक्स के अंदर गुणा करके आया और दूसरा कॉट एक्स को तुमने कॉस बटे साइन, कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिखा तब आया बच्चों, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ, एक तो तुम इसको दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है, ध्यान से सुनना इस वाली लाइन को, दो तरीके हैं। एक तो जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें पता है ना कि ये किससे होना है, खंडशः समाकलन से होना है ना, तो एक जो मैंने आइलेट वाला रूल तुम्हें बताया, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ए और टी, मतलब इसी को पहला मानोगे एक्स को और इसे दूसरा, दो को बाहर भी ले सकते हो, ठीक है ना, कांस्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे भी ए और टी, मतलब एक्स स्क्वायर को पहला मानोगे और कॉस एक्स को, मतलब दो बार खंडशः समाकलन, एक तो इस पे लगाना खंडशः समाकलन, एक बार इस पे लगाना, ठीक है ना। तो खंडशः समाकलन करके ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक बच्चों इससे भी आसान थोड़ा सा तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें आइलेट वाला रूल भूलना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्यों हो रहा है, आसान क्यों बन रहा है, आसान इसलिए बन रहा है कि यहाँ पे दो समाकलन एक साथ आ रहे हैं और कुछ इस तरीके की हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एक समाकलन को हमने दूसरा समाकलन करना ही नहीं है, ठीक है ना, दूसरे वाले समाकलन को हमने करना ही नहीं, केवल इसी समाकलन को करेंगे, लेकिन आइलेट का रूल का पालन ना करते हुए अगर हम इस समाकलन को करें तो कुछ ऐसा होगा कि उसके बाद क्या होगा, इससे ये क्या हो जाएगा, आगे कट जाएगा और ज़्यादा होगा। तो बच्चों अगर ये तुम्हें एग्जाम में ध्यान रहती है ये वाली बात, तो अच्छी बात है, तब तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा तुरंत ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में ये बात ध्यान में नहीं रहती है, तुम इस पर भी आइलेट लगाते हो, इसमें भी आइलेट लगाते हो, तो 3-4 जो भी 4-5 लाइनों में तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा, 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा होंगी फिर भी, और तभी भी हमारा आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर इसे बिना उसके करना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बच्चों ये करना है कि ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाला है ना, इसका तुमने समाकलन करना ही नहीं है, इसे बिना समाकलन किए छोड़ देना है इसे, ठीक है ना। समाकलन केवल इसका करना है, इसमें भी आइलेट का रूल नहीं लगाना, उल्टा लगाना है। तो आइलेट का उल्टा मतलब साइन को पहला मानना, एक्स को दूसरा। तो जैसे ही तुम करोगे साइन एक्स मतलब पहला फलन साइन एक्स, और एक्स का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2, और दो उन्होंने 2x को दूसरा फलन ले लिया ना, 2x को, x को नहीं लिया 2x को लिया, इसलिए 2 भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद साइन एक्स का अवकलन कितना, कॉस एक्स, फिर सेम ऐसी 2x का समाकलन, तो 2x स्क्वायर बटेगा। तो तुम ध्यान से देखोगे 2 से 2 कटेगा, तो ये देख रहे हो, ये आया माइनस में समाकलन और ये था प्लस में, ये पहले वाला, तो ये कट गया आपस में, तो इसलिए ये छोटा हो गया थोड़ा बच्चों, और इसका आंसर आ गया है, ठीक है ना। ये तो व्यापक हल है, और विशिष्ट हल निकालेंगे तुम्हें पता ही है, यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे, x का मान π/2 रखेंगे, तो विशिष्ट हल यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी और c का मान दोबारा से यहाँ पे रख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों लास्ट एग्जांपल है जल्दी से, और इसका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लास्ट एग्जांपल तो बता रहा हूँ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम इजीली इसके सारे तुम कर सकते हो, फिर भी मैं क्या करूँगा, कुछ सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, ठीक है। कई सारे तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और कई सारे थोड़े से, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी कुछ के सॉल्यूशन मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स, मतलब वीडियो में मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्वेश्चन होने कैसे, और मैं कुछ के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन 3-4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अब उदाहरण 23 कैसे है, 23 क्या है देखो, ये बिंदु, ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों करा तो रखें ऐसे क्वेश्चन भी। बिंदु 0-1 से गुजरने वाला है वक्र का समीकरण, तो तुम्हें समझ में आ गया 0-1 का मतलब है विशिष्ट हल निकालने में काम आएगा, x0 और y1। तो अब हमें समीकरण खुद बनानी है। इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो याद आ गया होगा तुम्हें, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx, हम जानते हैं ना स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy/dx। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर है, देखो कॉमन लगाया, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ध्यान से सुनना, मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो एकदम से हो जाएगा, ये बहुत टफ नहीं है इसकी इक्वेशन बनाना। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक
ठीक है। तथा ध्यान से समझो, x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। तो पहले लैंग्वेज आई समझ में, ठीक है। ये बात है कि x निर्देशांक तथा x और y के गुणनफल का योग, x निर्देशांक में हमने क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, उस बिंदु के x निर्देशांक, ठीक है ना। तथा प्लस करेंगे, तथा की वजह से प्लस नहीं करेंगे, प्लस योग की वजह से करेंगे। x निर्देशांक तथा, ठीक है ना, किसका योग, x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल का योग, ठीक है ना। x निर्देशांक प्लस x और y के गुणनफल का जो योग है वो किसके बराबर है, स्पर्शरेखा की प्रवणता के बराबर। तो अगर इसकी लैंग्वेज तुम समझ गए ना कि x निर्देशांक में हमने x और y की गुणा करके वो जोड़ देना, तो बस ये बन गई है समीकरण। लेकिन अब तुम्हें बच्चों इसको किस रूप में लिखना है, हमारी स्टैंडर्ड वाली फॉर्म में लिखना है ना। तो क्या ये स्टैंडर्ड वाली फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। स्टैंडर्ड वाली फॉर्म हमारी होती क्या थी, ठीक है, उसमें बच्चों होता था dy/dx होता था। मैंने क्या बताया था, इधर की साइड क्या आता था, इसके ठीक सामने पे y आता था। लेकिन यहाँ पे कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो लेकिन y इधर है, तो इसको इधर ले जा लेंगे तो आ गया। अब ये फॉर्म आ गया ना बिल्कुल सही, dy/dx उसके साथ में y होता था, तो इस वाले को उधर ले जा लेंगे, तो अब ये बन गई। यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे p की वैल्यू कितनी आ गई, -x, और q की वैल्यू कितनी आ गई, x। अब बच्चों इस क्वेश्चन को तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। मेन मेरा जो काम था यहाँ पे तुम्हें यही समझाना था कि इसको किस तरीके से करना। बाकी तो यही है, p की घात -x, ये होगा, x का तुम्हें समाकलन करना आता है x²/2, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसको -x²/2 को t मान के ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, उसके बाद इसमें ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं इसके ना कुछ 9/6 के क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं इसके कुछ के सॉल्यूशन भी मैं भेज दूंगा 9/6 के, ठीक है। बाकी ये मैंने तुम्हें बुक से ही बता दिया, तुम इसको समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो ये भी उदाहरण भी कर लेना। और बच्चों एक चीज़ बता दूँ, तुम्हारी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना, कंप्लीट हो गई है तुम्हारी 9/6। और दूसरा है, अगर ये अभी इसके बारे में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, विविध से रिलेटेड जो भी बात होगी, लेकिन तुम्हारा ये चैप्टर एक तरीके से फिनिश हो गया, ठीक है ना। विविध में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो बस 1 से लेकर 6 तक की पूछे जाते हैं। विविध से बहुत कम, ना के बराबर ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।